स्टेडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 की जो अपनी पॉलिटिकल साइंस जो बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है भारतीय संविधान। इससे पहले हमने क्लास 6 और क्लास 7 के जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसके सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इन चैप्टरों में आपको केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करना पड़ेगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट भारतीय संविधान। सबसे पहले हम बात करें संविधान के जो पर्पज़ हैं, जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं, संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसमें पहला जो बिंदु है वो है ऐसे आदर्शों को सूत्रबद्ध करना जिसके आधार पर लोग देश को अपनी इच्छा एवं जो सपने हैं उनके आधार पर अपने देश की रचना कर सकते। मतलब जो भी देश की जनता है वो अपनी इच्छा और सपनों के आधार पर देश की रचना कर सके, इसीलिए संविधान की ज़रूरत पड़ी थी। अर्थात हमारे समाज का जो मूलभूत स्वरूप है वो संविधान के द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। ये इसका पहला उद्देश्य हो गया। इसका दूसरा उद्देश्य है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, अर्थात नियम बनाने में भी संविधान की प्रमुख भूमिका होती है कि जो भी नियम कानून होते हैं उनकी रचना भी संविधान के आधार पर ही की जाती है। अगला तीसरा इसका उद्देश्य है संविधान जो है वो गलत भावनाओं से बचाने में भी मदद करता है। तो संविधान के कौन कौन से उद्देश्य हैं ये हमने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। 1934 से पहले किसी ने भी भारतीय संविधान के बारे में नहीं सोचा था, तो इन्होंने संविधान के गठन की मांग की थी। यह मांग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और भी तेज हो गई। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 ईस्वी के बीच में स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अपना ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं। 1990 से नेपाल जो है वो राजतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब यहाँ कोई चुनाव नहीं होते थे, राजा का जो पुत्र होता था वो ही अगला उत्तराधिकारी होता था। तो ये 1990 से पहले की बात है। कौन से देश की? नेपाल की, जो अपना पड़ोसी देश है। परंतु 2008 में लोगों के आंदोलन से ये जो नेपाल है ये भी क्या बन गया? लोकतंत्र बन गया। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन। और राजतंत्र क्या होता है? स्वयं राजा का शासन। और 2015 में नेपाल का नया संविधान बनाया गया था, मगर जो उसका पहले का जो प्राचीन संविधान था उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और नया संविधान नेपाल का 2015 में बना था। फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान के लक्षण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करें संघवाद। क्या होता है ये? देश में शासन के 3 रूप होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार। तो ये शासन के 3 रूप हम आगे बारी बारी से इनको देखेंगे।
सभी के अपने अपने अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं कि केंद्र को कहाँ पर और कितने अधिकार क्षेत्र मिले हैं, राज्य को कहाँ पर कितने अधिकार क्षेत्र मिले हैं और प्रांतों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं। तो ये सभी की शक्तियों को बांटा गया है। दूसरा लक्षण है संसदीय शासन पद्धति। ये क्या होती है? इसमें जनता को वयस्क मताधिकार के योग्य बनाना तथा सार्वभौमिक मताधिकार पर बल दिया गया है। मतलब जो भी स्त्री या पुरुष 18 वर्ष या उससे अधिक है उसको मतदान का अधिकार दिया गया है कि वो स्वेच्छा से अपना मत दे सकता है। अर्थात देश के चुनाव में सभी लोगों को समान भागीदारी होती है। सभी चुनाव लड़ सकते हैं और सभी मतदान दे सकते हैं। चुनाव लड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है, क्योंकि जनता ही उसे चुनकर संसद में भेजती है। अगला जो बिंदु है वो है संविधान सभा द्वारा प्रदान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति मिलने के बाद सभा के सदस्य एक के अय्यर ने क्या कहा था कि जैसे ही उनको स्वीकृति मिली तो उन्होंने कहा यह कदम जो है ये आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। तो ये वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर ए के अय्यर ने यह बात कही है। यह आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। अगला जो बिंदु है, अगला जो लक्षण है भारतीय संविधान का वो है शक्तियों का बंटवारा। इसमें हम देखें संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, कार्यपालिका में कानून व्यवस्था पाई जाती है और न्यायपालिका में न्याय की व्यवस्था होती है। तीनों ही जो सरकार के अंग हैं वो एक दूसरे पर अपना अंकुश रखते हैं, उनको अपनी मनमर्जी नहीं करने देते। अगला जो लक्षण है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश शासन के इस्तेमाल से बचाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा भी इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों के 2 उद्देश्य प्रकट किए थे। पहला उद्देश्य उन्होंने प्रकट किया था कि हर नागरिक अपने अधिकारों की दावेदारी कर सके। ये तो पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था मौलिक अधिकार हर सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला जो बिंदु है वो है मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग जो की गई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये सभी सदस्यों को संविधान सभा के गठन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं भारत के लौह पुरुष और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो संविधान सभा में आते हुए। तो ये संविधान सभा है और ये जो सांसद हैं तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो चित्र देख सकते हैं इनको भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। तो ये कौन है? ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
आगे है नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। इससे लोगों में सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके, इसलिए संविधान में नीति निर्देशक तत्व अलग से जोड़े गए हैं। इनके द्वारा स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी को दूर करने वाले कानून व नीतियां बना सकते हैं। फिर हम चलते हैं भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं। शुरू में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में छुआछूत प्रथा का अंत किया गया। सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी मैदान, किसी भी होटल या किसी भी दुकान जैसे सार्वजनिक स्थलों पर बराबर का हक दिया जाएगा। तो इसी के कारण सभी को समान माना गया है। रोजगार के मामलों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये भारतीय संविधान का पहला मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, मतलब सभी को समान समझा जाए। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति व भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने या रहने की स्वतंत्रता या कहीं पर भी अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है वो दी गई है। तो ये दूसरा मौलिक अधिकार है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के खिलाफ अधिकार, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हम बात करें मानव व्यापार, जबरनिया श्रम, जबरिया श्रम मतलब ज़बरदस्ती से किसी से काम करवाना, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध माना गया है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। अगला जो अपना मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रसार करने की छूट दी गई है, कि व्यक्ति अपने स्वयं के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। अगला बिंदु है, अगला जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। इसमें आता है धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अंतिम जो छठा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आता है नागरिकों के अधिकारों का अगर उल्लंघन हो जाए तो वो अदालत या कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ कक्षा 8 के हिसाब से ये अधिकार जो हैं ये छोटे रूप में समझाए गए हैं। जैसे हम आगे की कक्षाओं में बढ़ेंगे तो हम इनको विस्तृत रूप में भी आपको बताएंगे। फिर हम चलते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। राज्य द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना धर्मनिरपेक्षता की श्रेणी में आता है। अब हम आगे बात करते हैं 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें संविधान की प्रति पर जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे उनके पद और नाम हम आपको बता रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जयराम दास दौलतराम जो उस टाइम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, राजकुमारी अमृत कौर जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थी, डॉक्टर जॉन मथाई जो उस समय वित्त मंत्री थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय उप प्रधानमंत्री थे, और जगजीवन राम जो उस समय श्रम मंत्री थे। इन सभी ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो मत डालने के लिए आए हैं। तो
किस प्रकार उनको कतारों में लगना होता है और अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। उसके बाद में वो मत देते हैं। कोई भी स्त्री या पुरुष 18 वर्ष या उससे अधिक का हो जाता है तो वो मत देने के योग्य हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण पर साइन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर ये अपने पीएम ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। यह जो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, उसमें मौजूद जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए इस चित्र में दिखाए गए हैं। तो हमने अभी जिस अंतिम बिंदु में बात की थी, कौन कानून मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन उप प्रधानमंत्री है, तो सभी संविधान की प्रति पर यहाँ हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।